तो पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था अस्थमा के बारे में और आज हम करेंगे बी फार्मा 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का फर्स्ट मॉड्यूल का सेकंड चैप्टर उसके फर्स्ट पार्ट का। तो सेकंड चैप्टर है सीओपीडी। इसके लिए हमें सबसे पहले डायग्रामेटिक व्यू में समझना पड़ेगा कि हमारे लंग्स के अंदर मैकेनिज़्म कैसा है इसका। तो लंग्स के अंदर सबसे पहले ब्रोंक्यूल्स, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। उसमें होती हैं एल्विलाई, जिसे हम एयर सैक भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक ग्रेप के बंच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और ये जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ये फूल जाते हैं, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं। इनका मेन रोल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा, वो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में भरती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आ गया, उसकी वजह से मास्ट सेल हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक जो हमारी एल्वियोलाई है या एयर सैक है वो बने होते हैं मसल्स के, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं जब भी हम इनहेलेशन करते हैं। तो वो स्टिफनेस, हार्डनेस आ जाती है उन मसल्स में, और मास्ट सेल के ओवर रिस्पॉन्स के कारण वो म्यूकस सेक्रीशन करते हैं। जो म्यूकस सेक्रीशन करेंगे तो ऑब्वियसली स्वेलिंग होगी तो म्यूकस सेक्रीशन और होगा। तो हम डायग्रामेटिक व्यू में आप देख सकते हैं, सबसे पहले लंग्स, उसमें एल्वियोलाई और एयर सैक्स की लोकेशन है, और उनको जूम करके बताया गया कि एल्वियोलाई और एयर सैक कैसे वर्क करते हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं और CO2 रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। उसके बाद उसके नीचे हम दो डायग्राम्स से समझ सकते हैं कि नॉर्मल एल्वियोलाई का डायमीटर कितना होता है, और जब मसल स्टिफनेस कर गई, उसमें म्यूकस सेक्रीशन इंक्रीज हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो अफेक्टेड एल्वियोलाई कैसी होती है। तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि इससे अगर हमारी एल्वियोलाई का डायमीटर इतना कम हो गया है तो हमें सांस लेने में ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी आएगी। तो इसकी साइड में पैथोजेनेसिस भी है, जिसमें कोई एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर किया तो उससे हार्डनेस ऑफ मसल्स, उसकी वजह से रिलीज़ होगा म्यूकस का, इन्फ्लामेशन होगी, और उसके बाद स्वेलिंग हो जाएगी और म्यूकस सेक्रीशन भी बढ़ेगा, और कंटिन्यूसली एल्वियोलाई का साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर नहीं होगी। तो COPD की कंप्लीट डेफिनेशन हम इससे समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूस डिक्रीज़ है एल्वियोलाई के डायमीटर में, जो रिज़ल्ट करता है ऑक्सीजन सप्लाई की डिक्रीज़ होने में, और इन्हेलेशन में भी वो डिक्रीज़ करेगा, हमें प्रॉपर सांस ही नहीं आएगी। तो डिस्टर्बेंस होगी एल्वियोलाई के फंक्शन में और हमारे सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड की प्रॉपर सप्लाई ना होने के कारण पूरी बॉडी में अफेक्ट होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द कंटिन्यूस डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ एल्वियोलाई रिजल्ट इन डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई बाय इनहेलेशन एंड कॉज डिस्टर्बेंस इन एल्वियोलाई एंड होल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो COPD क्या क्या COPD में हम देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं एयर फ्लो रेजिस्टेंस, जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर फ्लो नहीं होगी, वो प्रॉपर एल्वियोलाई सैक में भरेगी नहीं, क्योंकि उसमें तो डायमीटर इतना कम हो गया है, तो उसमें रेजिस्टेंस आएगी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इससे हमें ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा सीरियस, अगर इसको ना ट्रीट किया जाए ब्रोंकाइज में। ब्रोंकालाइटिस, पहले हम साइड में डायग्राम से समझ सकते हैं कि सबसे पहले वाली जो ब्रांच है वो है ब्रोंकाई, और जब वो नेक्स्ट ब्रांचेस में डिवाइड होगी तो वो होगी ब्रोंक्यूल्स। तो इनमें डिफ़िकल्टी आना, इनमें स्वेलिंग होना, इनके इन्फेक्शन को कहते हैं ब्रोंक्योलाइटिस। और नेक्स्ट है एम्फाइसीमा, और एम्फाइसीमा है एल्वियोलाई ब्लॉकेज हो जाती है और उससे उसका साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है। तो उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी हो सकती है,
और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, जब प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से बहुत सारे जो पाथवे है, बहुत सारी रिएक्शंस है वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल, एटीपी लेवल भी घटेगा और उससे न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। वेट लॉस, इसका डायरेक्ट है कि इसका डायरेक्ट एक्शन है हमारी बॉडी के वेट पे, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिशन गेन नहीं कर पाएगी। न्यूट्रिशन गेन नहीं करेंगी तो वेट लॉस नॉर्मल है। स्केलेटल मसल डिसफंक्शन, ये रिब्स वगैरह जो हमारे लंग्स के आसपास कुछ मसल्स होती हैं जैसे रिब्स वगैरह, उसको उसके फंक्शन को ये डिस्टर्ब करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, ये एयरवेज को जो जिसमें हमारी एयर पास करती है उसमें भी डिफ़िकल्टी लाएगा। मे बी इरिवर्सिबल, ये अगर ज़्यादा इसको ट्रीट ना किया जाए तो इतना ज़्यादा सीरियस हो सकता है ये कि इसको लाइफ टाइम इसकी दवाएं चलेंगी, या और उसके अलावा बहुत सारे हमारे लंग्स में इन्फेक्शन और बढ़ सकते हैं। लंग्स के अलावा उसके और पार्ट्स में एल्वियोलाई की वजह से बढ़ सकता है इन्फेक्शन। इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं तंबाकू स्मोकिंग, ये दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव होता है जो स्मोकिंग कर रहा है और पैसिव है जो उसके पास आसपास बैठा है और वो इनहेल कर रहा है जैसे सिगरेट वगैरह। फ्यूल फ्री स्मोकिंग, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो उनका फ्यूल स्मोक निकलता है, उनका हार्मफुल केमिकल्स जलते हैं, स्मोक निकलता है वगैरह। एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट फ्यूम्स, वर्किंग इन कोल माइन, जो कोयले में काम करते हैं अक्सर उनको होती है ये। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एक्सपोजर टू कैडमियम एक मेटल है जिसके एक्सपोजर से भी हमें ये इन्फेक्शन होता है। इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन है लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू सराउंडिंग एयरवे की मसल्स है वो टाइट हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, इसकी वजह से उसका इलास्टिक टिश्यू भी काम करना बंद करेगा। एनलार्जमेंट ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल, म्यूकस सेक्रेशन होगा ऑब्वियसली उनके सेल्स भी एनलार्जमेंट करेंगे जिसकी वजह से उनका नंबर बढ़ सकता है और इसकी वजह से म्यूकस सेक्रेशन भी बढ़ेगा। गॉबलेट सेल जो म्यूकस सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनका नंबर भी बढ़ेगा। इन्फ्लामेशन होगी, फाइब्रोसिस, इलास्टिसिटी तो डिक्रीज़ होगी एयरवेज में। ड्रग्स यूज्ड इन सीओपीडी में है इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स, जिसमें आ जाएंगे बीटा 2 सिम्प्थोमेटिक ड्रग्स और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। और सेकंड में आ जाएंगे इनहेल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और ऑक्सीजन इनहेलेशन से भी सीओपीडी में रिलैक्सेशन मिलती है। उसके अलावा प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया, वायरल, रीनोवायरस, इन्फ्लुएंज़ा, कोरोना जैसे इन्फेक्शन से एंटीबायोटिक होते हैं उनके लिए, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एट्सेट्रा।